जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो असल में कुछ परीक्षा की तैयारी वाले नोट्स हैं। हाँ, मैंने देखे वो काफी सघन और जानकारी से भरे हुए स्लाइड नोट्स हैं। मतलब यूपीएससी और एसएससी के लेवल के। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन सिर्फ इन नदियों के नाम रटना नहीं है, बल्कि भारत के पूरे नदी तंत्र को मतलब उसकी सहायक नदियों और उसके पीछे के विज्ञान को समझना है। सही कहा। और देखिए, एक शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये जानकारी ना केवल पिछले साल के पेपर्स या PYQs के लिए, बल्कि भारत के पूरे भूगोल को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो चलिए इसे समझते हैं। और अगर भारत की नदियों के इस पूरे तंत्र को समझना है ना, तो सबसे पहले उस महान विभाजन को देखना होगा जो पूरे देश को दो अलग-अलग, कह सकते हैं, पीढ़ियों में बांटता है। पीढ़ियों में? मतलब आपका इशारा हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के वर्गीकरण की तरफ है? हाँ बिल्कुल। मैं जब ये नोट्स देख रही थी तो मुझे लगा कि नदियां बिल्कुल इंसानों की तरह होती हैं। अच्छा, कैसे? मतलब जो हिमालयी नदियां हैं वो उन ऊर्जावान युवाओं या टीनेजर्स की तरह है जो बर्फ पिघलने और बारिश दोनों से पानी पाती हैं। मतलब वो सदाबहार हैं। हाँ, पूरे साल पानी रहता उनमें। सही बात है। और वो गहरी घाटियां बनाती हैं जिन्हें गॉर्ज कहते हैं, और सांप की तरह बलखाती हुई बहती हैं, मिएंडर करती हैं। हाँ, मिएंडर। दूसरी ओर जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं दक्षिण भारत की, वो बुजुर्गों की तरह प्राचीन है। बिल्कुल, ये युवा और प्राचीन की तुलना बहुत सटीक है ना? वो छिछली घाटियों में बिल्कुल सीधा बहती हैं और केवल मॉनसून पर निर्भर है। मतलब वो मौसमी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही कारण है कि परीक्षाओं में जो कथन कारण या असर्शन रीजन वाले सवाल होते हैं ना, उनमें अक्सर ये अंतर पूछा जाता है। अच्छा, तो ये सीधा परीक्षाओं में आता है? हाँ, बहुत बार। देखिए, अगर हम इस बुनियादी अंतर को स्पष्ट करें तो जो हिमालयी नदियां हैं जैसे गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र, वो भूवैज्ञानिक रूप से बहुत नई हैं, युवा हैं। क्योंकि हिमालय खुद नया है, राइट? एकदम सही। और ऊंचाई से गिरने के कारण इनमें जमीन को गहराई तक काटने की ताकत होती है। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां जैसे नर्मदा, गोदावरी या कृष्णा, ये करोड़ों सालों से बह रही हैं। अच्छा, मतलब वो अपना जो जमीन काटने का काम था वो बहुत पहले पूरा कर चुकी हैं। बिल्कुल, वो अब अपनी अंतिम अवस्था में बस सीधा बहती हैं। तो नदियों के इस युवा स्वरूप को समझने के बाद मुझे लगता है हमारी चर्चा स्वाभाविक रूप से उत्तर भारत की सबसे बड़ी युवा नदी की ओर मुड़नी चाहिए, यानी गंगा नदी तंत्र। हाँ, गंगा और उसकी सबसे बड़ी सखी यमुना। मैंने इसके उद्गम को समझने के लिए एक तरह का गणितीय समीकरण या मैथ्स इक्वेशन बनाया है। अरे वाह, बताइए क्या है वो इक्वेशन? तो गंगोत्री हिमनद से निकली भागीरथी प्लस अलकनंदा इक्वल्स टू देवप्रयाग में गंगा। बहुत बढ़िया। ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग। हाँ, और इसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है, और दाएं तट पर यमुना, सोन और पुनपुन। बिल्कुल सही। और ये जो आपने कोसी का नाम लिया ना, हाँ, कोसी को लेके मुझे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना था। मतलब इसे बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? नदियां तो जीवन देती हैं, फिर ये शोक कैसे बन गई? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। मतलब बदनाम है। मार्ग बदलने के लिए? मतलब वो अपना रास्ता बदल लेती है? हाँ, और वो भी बहुत भयानक तरीके से। देखिए, कोसी हिमालय की ऊंचाइयों से आती है तो अपने साथ भारी मात्रा में गाद और पत्थर लाती है। वो सारा मलबा नदी के ही रास्ते को ब्लॉक कर देता है और फिर पानी कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है। बाप रे! मतलब जहां कल सूखा था वहां आज अचानक पूरी नदी बहने लग सकती है। हाँ, और इसीलिए ये हर साल इतनी तबाही और बाढ़ लाती है। समझ गई। अच्छा, अब यमुना की बात करते हैं, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ, यमुना जो बंदरपूंछ चोटी यानी यमुनोत्री से निकलती है और
प्रयागराज में गंगा से मिलती है। बिल्कुल। और दाएं तट की नदियों को याद रखने के लिए नोट्स में एक बहुत अच्छी ट्रिक दी गई है। हाँ। CBKS। हाँ, CBKS यानी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। हाँ, और मुझे चंबल के बारे में एक बहुत रोमांचक तथ्य मिला। चंबल के बैडलैंड्स या उत्खात भूमि, जिसे हम बीहड़ भी कहते हैं। अरे हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीहड़। मतलब ये नदी जमीन को इतने अजीब तरीके से काटती है कि गहरे खड्ड और खाइयां बन जाती हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में डाकुओं के छिपने की जगह होती थी ना, बिल्कुल वैसा। बिल्कुल, वो अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन का कमाल है। हाँ। और अगर यमुना के बाईं तट की बात करें तो वहां टोन्स, हिंडन और गिरी नदियां हैं, जिनमें टोन्स यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, टोन सबसे बड़ी है, ठीक है। तो गंगा के इन विशाल मैदानों से निकलकर अब हम उन नदियों की ओर बढ़ते हैं जो भारत की सीमाओं के पार से एक बहुत लंबी यात्रा करके आती हैं। सीमा पार के महाबली, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हाँ, ब्रह्मपुत्र की यात्रा तो मुझे किसी रहस्यमयी कहानी जैसी लगती है। रहस्यमयी कैसे? देखिए ना, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। हाँ, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। फिर ये पहाड़ों के पीछे छिपकर बहती है और अचानक अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। और फिर जब असम में आती है तब जाकर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और इसकी सहायक नदियां भी बहुत विशाल हैं, जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, तिस्ता, मानस और संकोश। हाँ, पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है और ये असम में माजुली द्वीप बनाती है। माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मतलब सोचिए, समुद्र में तो द्वीप होते हैं, पर एक नदी के बीच में इतना बड़ा द्वीप कि वहां एक पूरा जिला बसा हो। बिल्कुल। और अगर हम दूसरे महाबली यानी सिंधु नदी की बात करें तो उसका ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। हाँ, इंडस रिवर। ये तिब्बत के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। ओके। और भारत में दमचोक के पास प्रवेश करती है। ओके, दमचोक। और इसकी जो 5 नदियां हैं पंजाब वाली, उन्हें याद करने की भी कोई ट्रिक है क्या? हाँ, इसके लिए एक और शानदार ट्रिक है, JCRBS। JCRBS। उत्तर से दक्षिण की ओर पंचनद का क्रम है ये। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया याद करना। और ये सभी नदियां पाकिस्तान के मिठनकोट में जाके सिंधु से मिलती हैं। इसके अलावा श्योक, गिलगित और जांस्कर भी सिंधु की अहम सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो उत्तर की इन विशाल और युवा नदियों के बाद यहाँ कुछ नदियां ऐसी हैं जो मुझे लगता है भूगोल के सामान्य नियमों के खिलाफ जाकर बिल्कुल विपरीत दिशा में बहती हैं। आप पश्चिम की ओर बहने वाली विद्रोही नदियों की बात कर रही हैं, नर्मदा और ताप्ती। हाँ, मतलब मेरा सवाल यही है कि जब भारत की अधिकांश नदियां, चाहे वो गंगा हो या गोदावरी, पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं क्योंकि ढलान वैसा है, तो फिर नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में क्यों जाती हैं? इसका जवाब जमीन की सतह पर नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में है। इसे रिफ्ट वैली या भ्रंश खाटी का ज्ञान कहते हैं। रिफ्ट वैली मतलब पहाड़ों के बीच की दरार। बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी के अंदर की हलचलों के कारण जमीन का एक हिस्सा नीचे धंस गया, जिससे एक गहरी खाई बन गई। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच की इसी दरार या भ्रंश घाटी में बहती है। अच्छा, तो मतलब वो पूरे देश के ढलान को फॉलो नहीं कर सकती क्योंकि वो एक खाई में फंसी हुई है। एकदम सही पकड़े आप। और इसी कारण, जैसा कि PYQ में भी बार बार पूछा जाता है, ये पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुअरी या ज्वार नदमुख बनाती है। डेल्टा नहीं बनाती? नहीं, क्योंकि ये पथरीले रास्ते से बहुत तेजी से बहकर सीधे समुद्र में गिरती है, तो इसे गाद जमा करने या डेल्टा बनाने का मौका ही नहीं मिलता। ओह, समझ गई। और नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक चोटी है ना? हाँ, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तवा है। इसके अलावा बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, हिरण और कोलार भी हैं। वैसे मैंने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को याद रखने के लिए एक ट्रिक देखी थी, समानता। समानता
ये कैसे काम करती है? देखिए, सा से साबरमती, माँ से माही, नर से नर्मदा और ता से ताप्ती, ये सब पश्चिम की ओर जाती हैं। अरे वाह, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, समानता, बहुत बढ़िया ट्रिक है। और इसमें अगर ताप्ती नदी की बात करें तो ये नर्मदा के ठीक समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। मतलब ये भी एक रिफ्ट वैली में ही बहती है। हाँ बिल्कुल, और ये भी एस्चुअरी ही बनाती है। इसकी मुख्य सहायक नदी पूर्णा है और गिरना, पंजरा और बोरी भी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इन विद्रोही नदियों को समझने के बाद मुझे लगता है अब हमें प्रायद्वीपीय भारत की उन विशाल नदियों को देखना चाहिए जो पूरे दक्षिण भारत का पोषण करती हैं। दक्षिण की जीवन रेखाएं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। हाँ, मतलब गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा क्यों कहा जाता है? देखिए, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसे उत्तर में गंगा का महत्व है, वैसे ही दक्षिण में इसका आकार और फैलाव बहुत विशाल है। अच्छा, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं? बिल्कुल, और परीक्षाओं में अक्सर इसके बाएं और दाएं तट की नदियां पूछी जाती हैं। बाएं तट पर प्राणहिता है, जो असल में वैनगंगा, पेनगंगा और वर्धा का संगम है, और इसके अलावा इंद्रावती और सबरी भी हैं। और दाएं तट पर? दाएं तट पर मंजरा और प्रवरा प्रमुख हैं। ठीक है, और अगर हम कृष्णा नदी की बात करें जो महाबलेश्वर से निकलती है, तो इस पर बने अलमाटी और नागार्जुन सागर बांध बहुत मशहूर है। हाँ, ये बांध पूरे दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसकी सहायक नदियां बाएं तट पर भीमा और मूसी हैं। मूसी तो वही है ना जिसके किनारे हैदराबाद बसा है? एकदम सही। और दाएं तट पर तुंगभद्रा है, जो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा घाटप्रभा, मालप्रभा और कोयना भी दाएं तट से ही मिलती हैं। ये सारी नदियां मिलकर एक बहुत बड़ा जाल बनाती हैं। और फिर आती है कावेरी, जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी का तो एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। अपनी पवित्रता के कारण इसे भी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मतलब गोदावरी को आकार के लिए और कावेरी को पवित्रता के लिए। हाँ बिल्कुल, इसकी बाईं तट की नदियां हैं हेमावती, अर्कावती और शिमशा, और दाएं तट की हैं काबिनी, भवानी, अमरावती और नोयल। और अंत में महानदी को भी नहीं भूलना चाहिए। ये सिहावा रायपुर से निकलती है ना? हाँ, और इस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध बना है उड़ीसा में। अरे हाँ, हीराकुंड। और महानदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? इसके बाईं तट पर शिवनाथ, हसदेव, मांड और इब हैं, और दाएं तट पर जौंक, ओंग और तेल नदियां हैं। शिवनाथ, हसदेव, तेल। ठीक है, तो आज के इस चर्चा को समेटते हुए मैं बस यही कहूंगी कि आज हमने एक तरह का मास्टर रिवीजन मैप तैयार कर लिया है। बिल्कुल, मतलब सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक और गंगा से लेकर कावेरी तक पूरे भारत के जल प्रवाह का एक स्पष्ट नक्शा अब हमारे दिमाग में बन चुका है। बिल्कुल, कि कौन सी नदी कहाँ से आती है, उसका विज्ञान क्या है और वो किस दिशा में जाती है। और ये सब ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए, आज हमने जो नदियां देखी वे सदियों से इंसानी सभ्यताओं को आकार देती आई हैं, लेकिन जिस तरह से जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या भविष्य में भी ये नदियां ऐसी ही रहेंगी? ये तो बहुत डरावना विचार है ना? मतलब सोचिए, अगर हिमालय के ग्लेशियर पिघल गए या मानसून का पैटर्न पूरी तरह बदल गया, तो क्या इन नदियों का ये प्राचीन नक्शा और इनका स्वभाव हमेशा के लिए बदल जाएगा? मतलब जो सदाबहार नदियां हैं वो शायद सूख जाएं, और जो मौसमी है उनका क्या होगा कुछ पता नहीं। बिल्कुल, ये एक ऐसा भूगोलीय रहस्य है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये महज नक्शे की लकीरें नहीं हैं, ये हमारा भविष्य है। सच में ये एक ऐसा विचार है जो इन पुरानी बहती जलधाराओं को एक बिल्कुल नए और थोड़ी चिंताजनक नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। एक ऐसी चीज जिस पर लोगों को खुद से थोड़ा और सोचने और समझने की जरूरत है।